सवाल इंडिया का में एक बड़ा सवाल है जो पूरी दुनिया इस वक्त में सोच रही है और देख रही है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन का युद्ध कहां जाकर खत्म होगा और इस युद्ध में आगे क्या क्या है, पूरी दुनिया को क्या क्या देखना होगा और भारत को खास करके इस युद्ध से क्या हासिल होगा और इसमें उसे कितना कुछ गंवाना होगा। ये बड़े सवाल हैं जो अब दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिसकी मार थोड़े दिन बाद हम सब झेलेंगे। अभी तक तो गनीमत है कि जो तेल कंपनियां हैं वो इस भार को झेल रही हैं या अपने पास रखे हुए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब ये सब कुछ बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी क्योंकि यूरिया और एनपी जैसे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो तमाम चीज़ों की कीमतें पहले से बढ़नी शुरू हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में इस युद्ध के अलग अलग खतरे हैं, इस युद्ध से अलग अलग चीज़ें होने वाली हैं जिनका खतरा बना हुआ है और बर्बादी तो जो हो ही रही है वो आप सब देख रहे हैं। कोरोना के बाद तब जब पूरी दुनिया को एकजुट होना था तब दुनिया बटी बटी सी नज़र आ रही है इस युद्ध की वजह से। तो आज का बड़ा सवाल है कि आखिरकार कितनी और बर्बादी होगी और इस युद्ध के आगे क्या, यानी कि रूस के पास कौन से विकल्प हैं और यूक्रेन के पास कितने विकल्प हैं। तो इस मसले पर अब से थोड़ी देर पहले जो सबसे बड़ी चिंता भारत की है वो है तेल को लेकर। तो तेल को लेकर हरदीप पुरी ने अपना बयान दिया है, जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनको सुनिए, फिर उसके बाद हम सवाल इंडिया के में बड़े सवाल पर बहस करें। 2 weeks of a war or a military action taking place between Russia and the Ukraine, the government will explore all options which are available. There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. These are discussions currently underway. Several issues which will require both how much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market. It's a dynamic, evolving situation characterized by military warfare, when I would be happy if some of that military quotient is less here and I could get a chance to explain to my distinguished colleague in greater detail. तो सवाल इंडिया के में आपने अभी हरदीप पुरी साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि सिचुएशन बहुत डायनेमिक है, यानी कि सिचुएशन जो है, हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल भी रहे हैं। 19वां दिन है आज। जिस युद्ध को रशिया के हिसाब से, रूस के हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था, वो लंबा खिंच चुका है। तो आज का बड़ा सवाल, आज के बड़े सवाल हैं कि रूस यूक्रेन का 19वां दिन है, अब आगे क्या, यानी कि आगे क्या क्या हो सकता है और भारत के लिए इस आगे के क्या में क्या क्या छुपा हुआ है। और युद्ध का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर है, जिसमें हम भी बहुत दूर नहीं है इससे। हमारी जो खाने के तेल की आपूर्ति है उस पर असर है, कच्चे तेल के ऊपर असर है और बहुत सारी और चीज़ों पर असर हो सकता है। लेकिन क्या भारत कोई रास्ता बना पाएगा रूस के साथ मिलकर, और क्योंकि बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये रूस और यूक्रेन की जंग आखिरकार खत्म कैसी होगी, खत्म जल्दी हो पाएगी या नहीं, ये बड़े सवाल हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं JNU से, हमारे साथ कमर आगा साहब हैं, कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपने इनको लगातार इस कार्यक्रम में देखा और सुना है। और लेफ्टिनेंट जनरल कादियान साहब हैं, पूर्व उप सेना प्रमुख हैं, इनको आप लगातार देखते रहे हैं। और मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजदूत हैं। सबसे पहले कमर आगा साहब, आप लगातार देख रहे हैं, आज एक तरीके से जेलेंस्की ने कहा है कि वो पुतिन से सीधे बात करने की कोशिश करें और एक उम्मीद की किरण बनी है। तो क्या ये उम्मीद की किरण उसी दिशा में है जिसमें कुछ हो सकता है, और विकल्प क्या क्या है रूस के पास, ताकि उसकी जो जिस तरीके से यूक्रेन में वो गए हैं उसके बाद वो अगर वापसी भी चाहते हैं तो उनकी सम्मानजनक वापसी हो सके, या सम्मानजनक रास्ता दोनों देशों के लिए कुछ निकल सके। दौर आज भी होगा और ये बातचीत लगातार चल ही रही है थोड़ी बहुत। और इसी बीच में ज़ेलेंस्की साहब ने इससे पहले भी कहा था, फिर दोहराया है कि वो डायरेक्ट बात करना चाहते हैं पुतिन के साथ। अब मगर मुझे नहीं लगता कि कोई विकल्प जल्दी नजर आता है इसका, इसलिए कि रशियन फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं, लगातार अटैक हो रहा है, दोनों तरफ ये भी लड़ रहे हैं और अटैक प्रो रशियन जो सेपरेटिस्ट रीजन है उस पर भी बहुत बुरी तरह से बॉम्बिंग हो रही है, वहां भी काफी लोग मर रहे हैं। तो इस हालात में एकदम से उम्मीद करना कि फौरन सीज फायर हो जाए या बातचीत हो। दूसरी तरफ जो इनके सहयोगी देश हैं, पश्चिमी देश या यूरोप, उधर से भी कोई संकेत अभी ऐसा नहीं नजर आया कि जिससे वो प्रेशर डालें ज़ेलेंस्की के ऊपर कि वो बात करे या रशिया के ऊपर।
केवल सैंक्शंस लगाए हैं और सैंक्शन के माध्यम से रशिया बहुत कमजोर होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि क्या रशिया की क्या पोजीशंस हैं, क्या वो चाहता है, बगैर अपने जो उसके विकल्प थे, जो हित थे, उनको पूरा करे हुए क्या वो वापस आ पाएगा। तो अभी ये कहना जल्दी होगा कि वो आ पाएगा, क्योंकि उसके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है इस वक्त, क्योंकि युद्ध चल रहा है, युद्ध के अंदर लोग मर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और उसी पर मैं स्वर्ण सिंह जी से बात करना चाह रहा था। स्वर्ण सिंह जी, ये समझाइए कि क्या यूक्रेन के पास कुछ विकल्प बचे हुए हैं क्या? जिस तरीके से एक विकल्प है कि वो पूरी तरीके से समर्पण कर दे, और जिसके लिए शायद जेलेंस्की और उनके पीछे की जो ताकतें हैं वो तैयार नहीं है। देखिए, जितने विकल्प यूक्रेन के पास हैं, अभिषेक वो पहले से ही दे चुका है। आप देखें कि म्यूनिच सुरक्षा सम्मेलन से शुरू करने के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कई बार कि राष्ट्रपति पुतिन यहां और जब मिलना चाहें वो मिलने को तैयार हैं। ये भी कह चुके हैं कि नाटो पे हम शामिल नहीं होंगे, इस पर भी बात करने को तैयार हैं। जो क्षेत्रीय 2 राष्ट्रों की घोषणा की रूस ने, उस पर भी बात करने को तैयार हैं। अब इसके अलावा वो सीधा जाकर सरेंडर कर दे, शायद ये एक विकल्प उनके पास बचा है जो वो अभी तक लेना नहीं चाहते हैं, मुझे लगता है। तो यूक्रेन के पास ज्यादा विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि यूएस या नाटो फोर्सेस जो हैं वो कोई भी कड़ा कदम नहीं ले रही हैं। जो सैंक्शंस हैं वो केवल सांकेतिक हैं, दूर अंदेशी, बड़ी देर के बाद असर करने वाली हैं, सारी डिवाइडेड हैं। सबसे बड़ा जो स्रोत है राष्ट्रपति पुतिन को डॉलर कमाने का, ऊर्जा, वो लगातार बिक रही है, आज भी बिक रही है। जैसे हम बात कर रहे हैं, चाहे वो यूरोप के देश हो, चीन हो या दूसरे खरीदने वाले हों। तो इस वक्त मुझे लगता है इसीलिए रूस धीरे धीरे जो है आक्रामक रुख बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वो युद्ध को बंद करें तो कैसे करें। राष्ट्रपति पुतिन ने शुरुआत में कहा था, एक इनफैक्ट ड्राफ्ट ट्रीटी भी तैयार करके सामने रख दी थी कि उनको लिखित रूप में सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, उस पर कोई बात नहीं हो रही ना। वो शुरू में जो कह रहे थे कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का तख्ता पलट देना चाहिए, वो भी बात नहीं हो रही है। तो उनको एक फेस सेविंग स्ट्रेटजी भी यदि देना चाहें कि यो सीज फायर या युद्ध को समाप्त करें, तो राष्ट्रपति पुतिन कैसे कर सकते हैं। और राष्ट्रपति जेलेंस्की में उनको लड़ने की हिम्मत देखी है हमने, उसमें परोक्ष रूप से सहायता मिली है पश्चिम से सूचना के युद्ध में और दूसरे साइबर वॉरफेयर वगैरह में, पर रूस से जीत पाना जेलेंस्की के लिए संभव नहीं है। तो इस वक्त बड़ी असमंजस है कि क्या नाटो, यूरोप, अमेरिका सामने बढ़कर कुछ वो गारंटी एक तरह से देने की बातचीत तो शुरू करे, ताकि एक फेस सेविंग हो राष्ट्रपति पुतिन को ये युद्ध रोकने के लिए। बिल्कुल, और ये फेस सेविंग इस समय तो दिखाई नहीं दे रही है नाटो की तरफ से। तो कादियान साहब, आप चूंकि सेना के मसलों को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो क्या जेलेंस्की ने नाटो के ऊपर भरोसा करके बहुत ज्यादा एक तरीके से अपनी जनता को खतरे में डाल दिया? क्या उन्होंने बहुत ज्यादा यकीन कर लिया वो उनके पीछे जो किरदार थे उन लोगों के ऊपर कि वो एक तरीके से साथ निभाएंगे, और वो आखिर तक शायद वो इंतजार करते रहे? देखिए, पुतिन ने जो किया है उनकी तरफ से ये उनके राष्ट्र के हित में था, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमला अचानक हुआ। वो तो कई हफ्तों से अपने फोर्स चारों तरफ लगाए बैठे थे, बार बार यही गारंटी मांग रहे थे कि यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। हालांकि इनफॉर्मली तो बहुत लोग उन्होंने बताया था, जर्मनी चांसलर ने भी बताया था, यूक्रेन ने भी कहा था कि अभी कोई इमीडिएट ऐसी प्लान नहीं है, लेकिन वो गारंटी नहीं देना चाह रहे थे जो रशिया मांग रहा था। अभी ये हमला हुआ है, ये एक प्रोपेगेंडा वार भी है। हमारे पास तो समाचार आ रहे हैं ज्यादा वेस्टर्न फोर्सेस आते हैं, रशिया की तरफ से बहुत कम आ रहा है। पहले कहा था कि रशिया 4 दिन में यूक्रेन को कैप्चर करने की उनकी योजना है, फिर उसको 15 दिन बताया गया। अगर हम इतिहास को देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने पोलैंड को कैप्चर किया, जब पोलैंड की मदद में इतने लोग थे भी नहीं और जर्मनी एक बड़ी भारी ताकत थी, 5 हफ्ते लगे थे। पोलैंड यूक्रेन से छोटा भी है, पॉपुलेशन भी कम थी, आज जितनी उससे आधी। फ्रांस को भी कैप्चर किया, 6 हफ्ते लगे थे। तो ये मानना कि ऑपरेशन फेल हुआ, हाँ ऑपरेशन यूक्रेन की खिलाफत जरूर है, कुछ मौसम उनके खिलाफ बर्फ पिघलती जा रही है। तो फ्लश तो नेपोलियन के टाइम पर भी हुआ था, जो हिटलर के टाइम पर भी, वो दोबारा कुछ अड़चने डाल रहा है।
लेकिन ये मान के चलना, ये तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि वे रशियन के प्लेन फेल होंगे, वो अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे और कीव का गिरना तो एक किस्म से तय है। लेकिन वार अगर खत्म भी हो जाए, फाइटिंग खत्म नहीं होगी, मेरा मानना है, क्योंकि पूरे पश्चिमी देश खासकर अमेरिका, बिल्कुल ये तो आपने बैटल बहुत ग्राउंड है, मुझे लड़ाई तो अमेरिका और रशिया के बीच में, वो इंसर्जेंसी शुरू करा देंगे, ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा। और ये आपने बड़ी बात कही कि ये युद्ध भले ही खत्म हो जाए, लेकिन ये कई सारी किश्तों में पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से अब ये शुरुआत हो चुकी है, वो दिखता रहेगा। लेकिन इसमें भारत के लिए क्या कुछ है? तो पूर्व राजदूत है मंजू सेठ हमारे साथ। मैम, आपके साथ आपसे ये समझना चाहते हैं कि भारत कई सारे संकेत दे रहा है। देखिए, तेल की कीमतें उस तरीके से अभी बढ़ाई नहीं गई हैं, लेकिन क्या भारत वो रास्ता खोल सकता है जो अभी तक शायद लोग नहीं सोच रहे हैं कि ये भी संभव है? तब जब पूरी दुनिया पश्चिम और खास करके अमेरिका पर प्रतिबंधों की बात कर रहा है, तब भारत सस्ता तेल रूस से लेने लगे, गैस रूस से लेने लगे, और साथ में रूबल के साथ साथ भारतीय रुपए में भी खरीदारी की बात हो रही है। तो ये विकल्पों के बारे में बताएं कि भारत को इस युद्ध में रूस के साथ खड़े होने में कुछ आर्थिक मदद मिलेगी या आर्थिक सहायता है? ये क्योंकि रूस के साथ हमारा स्पेशल हमेशा रिलेशनशिप रहा है, और अभी भी बात हो रही है रूबल रुपी क्या ट्रेड के बारे में ऑयल के लिए, तो शायद कुछ वर्कआउट करें। लेकिन क्योंकि वेस्टर्न प्रेशर भी बहुत है इंडिया पे, यूएस का प्रेशर खासकर, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है हम कैसे इसमें से उभरेंगे। लेकिन होपफुली हमारे पीएम ने भी कहा है, हमने बात की है प्रेसिडेंट पुतिन से कि ये लड़ाई रोकी जाए, और उनसे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी, ज़ेलेंस्की से भी कहा है कि आप ये लड़ाई बंद करिए, पीस हो, सीज फायर हो और आपस में ये सुलह करें। लेकिन दोनों साइड, जैसे अभी जनरल साहब ने भी कहा और वक्ताओं ने भी कहा, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लॉस ऑफ फेस हो रहा है। तो इंडिया के लिए भी ये बहुत ही मुश्किल समय आ गया है कि कैसे इसमें से इस जो समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी तो चल रहा है पेट्रोल और डीजल और सब कुछ, उसके एक्सपोर्ट, उनके ऑयल एक्सपोर्ट चल रहे हैं, लेकिन आगे चल के जरूर हमें असर होगा। जी बिल्कुल। स्वर्ण सिंह जी, भारत के लिए इस युद्ध में क्या है? सिर्फ इतना ही कि हमारे नुकसान तो है, लेकिन हम क्या क्या और कर सकते हैं जिससे हमारे देश की जनता पर बोझ थोड़ा सा कम दिखाई दे? क्योंकि यूरिया का बोझ का मतलब होगा, यूरिया की कीमत बढ़ने का मतलब है कि खाने पीने की कीमतों में बहुत बढ़ोतरी हो जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो भारत ने अपने 20,000 नागरिकों को वहां से जिस तरह से निकाला है, उससे भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाहिर है कि और सुदृढ़ हो जाती है। यहां तक इसकी आर्थिक व्यवस्था पर असर की बात है, ये पहली बार नहीं होगा यदि भारत सस्ते दामों पर रूस से सामान खरीदेगा या रुपए रूबल का व्यापार करेगा। पहले भी इस तरह का हो चुका है। सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस को बहुत आर्थिक संकट आया था, तब भी भारत ने इस तरह की सहायता उस वक्त की थी। तो इसमें कोई नया काम नहीं होगा यदि भारत तेल या गैस और बड़ी मात्रा में रूस से खरीदने की कोशिश करेगा सस्ते दामों पर और रुपए रूबल का इस्तेमाल करके। उसके अलावा बस एक छोटी सी बात, बिल्कुल जी, बस ये कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस उस वक्त में इतना नहीं था। अमेरिका का इन्फ्लुएंस आज भी आप देखें तो एक हद तक है, उससे ज्यादा नहीं है। और खासकर जो अमेरिका का रुख है इस वक्त, कितना संतुलित या संकुचित उसको कहना चाहिए, कि बार बार भरोसा दिला रहा है वो राष्ट्रपति पुतिन को कि नाटो फोर्सेस इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगी, बजाय के कड़ा रुख अपनाने के बार बार वही आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। मैं ये कह रहा था कि अनाज को लेकर और खाद्य तेल को लेकर भी भारत निर्भर है रूस और यूक्रेन पर। तो यदि वो चीजें हमें सस्ते दामों पर मिल सकती हैं, क्योंकि रुपए पर पहले ही देखें, रुपए पर दबाव बनना शुरू हो गया है, हमारी आयात पर दबाव बनना शुरू हो गया है, घरेलू चीजों की कीमतें बढ़ेंगी, खरीदने की हैसियत कम होगी, तो भारत को नए रणनीति अपनानी होगी। जिस तरह से सस्ता कहीं से कुछ भी सामान मिल सकता है, चाहे वो तेल हो, अनाज हो, कुछ भी हो, भारत को जरूर लेना चाहिए। और ये पहली बार नहीं होगा, इसमें कोई नया काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल आगर साहब, बिल्कुल नया काम नहीं। आगर साहब, आपसे आखिरी बात, इसके बाद वक्त की छोटी सी कमी है, कि क्या एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति में है? क्योंकि मनमोहन सिंह जी के वक्त से हमने
अपने रिश्ते बहुत प्रगाढ़ करने शुरू किए थे अमेरिका के साथ, और दूसरी तरफ हमारी पुरानी दोस्ती है रूस के साथ, और ऐसे में हम अभी भी उस चपेट में हैं। देखिए, भारत की पॉलिसी जो है वो है अपने हित में काम करने की, और भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में या डोमेस्टिक पॉलिसी में पूरी तरह अपनी ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो जो मिलिट्री अलायंस बन रहा था या डिफेंस अलायंस बन रहा था, जिसमें जापान और अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन, यूके शामिल थे, कि भारत भी ज्वाइन करे, लेकिन भारत ने नहीं ज्वाइन किया। तो भारत एक लिमिट तक तो जरूर जाता है और साथ करता है, और चाहता भी है कि अमेरिका के साथ उसके संबंध बने रहे, लेकिन ये कि अपने उसका हित में ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से किसी भी मुल्क के साथ एलाई कर ले, जुड़ जाए, या रशिया के साथ भी पूरी तरीके से जुड़ जाए। और अमेरिका को पॉलिसी बेसिकली यही है कि सभी देश से अच्छे संबंध होने चाहिए। रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वॉर के हम खिलाफ हैं, हम वॉर चाहते नहीं, अमन शांति की बात करते हैं। भारत के क्योंकि संबंध तीनों देशों से है, तो भारत की एक अच्छी छवि भी है, तीनों से भारत लगातार बात कर रहा है, पश्चिमी देशों से भी, फिर उसके अलावा यूक्रेन और रशिया से भी। और ये भी है कि तेल और गैस और फर्टिलाइजर के लिए महज तेल ही नहीं खरीदने की बात हो रही है, बल्कि जो रिपोर्ट्स हैं न्यूज़पेपर की, हुई सजेस्ट करती कि और भी कमोडिटीज हम रशिया से खरीदेंगे। लेकिन जिस तरीके से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, उससे तो उससे अर्थव्यवस्था पूरी देश की इफेक्ट हो रही है। जो संकट है जी, ये बड़ा गंभीर पूरी दुनिया की भी हो रही है, और भारत जो है ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि हम अभी कोविड के झटकों से उभरे थे और हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आनी शुरू हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़े से वक्त की कमी है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं स्वर्ण सिंह जी और आगा साहब और कादियान साहब, मंजू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है। अब बात बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को बहुत बार गुस्सा आता है और आजकल विधानसभा में भी गुस्सा आता है, और वो गुस्सा विधानसभा के स्पीकर पर आ रहा है। बात लखीसराय की है, जहां से विधानसभा स्पीकर का जो विधानसभा क्षेत्र है उसका मसला बार बार उठाने पर नीतीश कुमार बहुत ज्यादा भड़क गए, और भड़के भी थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज्यादा भड़के, और उनके जो बयान थे वैसा आज तक ऐसे विधानसभाओं में देखने को नहीं मिला है। तब जब कोई मुख्यमंत्री या नेता जो सत्ता पक्ष के हैं, ट्रेजरी बेंच के हैं, वो अब स्पीकर पर भड़क रहे हो। वो इस बात से नाराज थे कि बीजेपी के जो लोग हैं वो लखीसराय का मुद्दा बार बार क्यों उठा रहे हैं, जबकि इस मामले में जांच को लेकर बात आगे बढ़ चुकी है। लेकिन स्पीकर बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस इस पूरे केस में दरअसल सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा कि इस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। चार राज्यों में शानदार जीत के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। तमाम सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई, मेज थपथपाई और साथ में मोदी मोदी के नारे लगाए। पीछे से भारत माता की जय के भी नारे और जयकारे लगाए गए।
गया।